नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बीच में आप लोगों को रिवीजन का समय मिला 2-3 दिन का। उम्मीद है कि 10 क्लासेस जो आप लोगों ने पढ़ी है उसका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा। यदि नहीं किया है और मटर गश्ती की है, इधर उधर घूमे हो, टाइम पास किया है, तो कोई बात नहीं। इस सप्ताह में जब 2 दिन और मिलेंगे तब कर लेना। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन करना जरूरी होता है रिविजन। ठीक है, नियमित रहना जरूरी है, रिविजन करना जरूरी है। चलिए जुड़ जाइए सभी फटाफट। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन एक तरीके से यूं समझो कि विधिवत रूप से अपन इतिहास का प्रारंभ ही करने जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में यदि वंशावली की बात करें, अपन यूं समझो कि राजवंश आज शुरू करने वाले हैं। क्या आज शुरू करने वाले अपन राजवंश शुरू करने वाले। अब चूंकि जो अपन ज्यादातर इतिहास मान लेते हैं राजवंश को ही, लेकिन अपन ने अभी तक जो 10 क्लासेस पढ़ी है वो सारी की सारी इतिहास के अंदर ही शामिल है। कई विद्यार्थियों का माइंडसेट ये होता है राजवंश पढ़ेंगे तभी इतिहास है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विधिवत रूप से अपन राजवंश आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 क्लासेस अपन गुर्जर प्रतिहार की पढ़ेंगे जिसमें सारा ही कवर हो जाएगा। फिर चौहान वंश पढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए गोहिल, मारवाड़ वगैरह सब पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, लगभग मान के चले महीने 1.5 महीने के अंदर अपन इतिहास के राजवंश जो है वो सारे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर इतिहास के बचे हुए टॉपिक है उनको पढ़ लेंगे। ये ऐसी कक्षा है, पशु परिचर के विद्यार्थियों के हिसाब से तो मैं चल ही रहा हूं, लेकिन चाहे आप कॉलेज व्याख्याता दो, चाहे स्कूल व्याख्याता दो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक दो, चाहे रीट दो, सभी के अंदर ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे देर सवेर देख लो, बढ़िया चीज है। मैंने पहले भी ये क्लास ली है, गुर्जर प्रतिहार की बहुत अच्छी तरीके से कराया था और अब भी हो जाएगा। ठीक है, जुड़ गए हो सभी, करें शुरुआत। बातें वगैरह नहीं करनी है। गुड इवनिंग, नमस्ते, आ जाइए और मोबाइल को करो आडी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे करो तो आनंद आएगा। भाई कम से कम सुन भी लोगे ना चीजें ध्यान से तो याद हो जाएगी आप लोगों को। ये ऐसा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, एक तरीके से विद्यार्थी कहते हैं कि ये कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, आप लोगों को आसान लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक सूचना दे दूं आप लोगों को, सभी कान खोल के और बहुत अच्छी तरीके से ये 2-3 मिनट के अंदर जो सूचना दे रहा हूं अब वो ध्यान से सुन लेना, तो कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए वो ये है कि आज आप जब जीजीडी ऐप खोलोगे या मतलब नहीं खोला है तो लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो अपडेट के रूप में आपको जब मिलेगा तो आप पशु परिचर वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, जो पहले नंबर पे ही दिखता है उस पे आपको आज से ये पार्ट बी वाली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। यानी कि आज ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अब सुनो, पहले कोई किसी तरह के सवाल नहीं पूछने, जीजीडी ऐप पर मिलेगी। जिनके मेल आईडी इनवैलिड बताती है वो खुद टाइप करें। करते क्या है, 2-3 अक्षर लिखे, ऊपर लिखी आती है, सिलेक्ट करते हो, उससे स्पेस आता है बीच में और वो इनवैलिड बताता है। प्रॉपर टाइप करो, हो जाएगा। रही बात कि सर हम फोन पे नहीं चलाते हैं, कैसे? आसपास बहुत जने हैं जिनको चलाना आता है, फोन पे भी चलाना आता है, ऐप भी चलाना आता है, मदद ले लो। ठीक है, आप हमसे पूछोगे तो हम एक एक की इस मामले में चलाना नहीं सिखा पाएंगे। आप आसपास से किसी से भी मदद ले लो, विश्वसनीय व्यक्ति से, वो आपको ज्वाइन करवा देगा। जिस नंबर से ज्वाइन करते हो वो नंबर से ही उसमें चलेगी, उसको ध्यान रखना। रही बात ये जो है, किसी तरह के दीपावली पे कोई ऑफर आने वाले नहीं है। अपनी त्योहार तो महीने के आ जाते हैं 15, तो अपन हर में ऑफर थोड़ी देते हैं या देते ही नहीं अपन ज्यादातर ऑफर। लेकिन जब जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है तब ऑफर जरूर दिया जाता है, इसीलिए ये लॉन्चिंग ऑफर कहलाता है। इसके बाद में जब रेट इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है तो उससे कम वापस कभी नहीं होती, उससे कम कभी नहीं होती है, वो वही रहती है। ठीक है, अब यही सिस्टम है अपना। तो अब ये लॉन्चिंग ऑफर 65 प्लस जीएसटी, जीएसटी 18% सभी के जुड़ता ही। ठीक है, वो आप हमें पे नहीं करते हो, वो आप सीधा गवर्नमेंट में पे करते हो, ये समझ लीजिए। तो ये क्या है, इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। व्याख्यात्मक टेस्ट है, यानी कि हर टॉपिक की शानदार व्याख्या। जिनके मन में ये आता है कि सर अभी तो हमने पढ़े ही नहीं, तो किस तरीके से इसको ज्वाइन करने का क्या मतलब या ये, तो आखिर में पढ़ोगे। अपनी क्लासेस जो है दीपावली के बाद ये क्लासेस भी आ रही है, आखिर में पढ़ोगे तो ज्वाइन जो है समय पे कर लेना, क्योंकि 8 से 10 हजार स्टूडेंट ही हम एनरोल करवाएंगे। उसके बाद में हमारे सर्वर की कैपेसिटी फुल होते ही या तो रेट इंक्रीज होगी या फिर रेट वैसे भी इसकी जो रेट है वो 80 से 90 के बीच रहनी है। ठीक है, तो रेट तो वैसे ही इंक्रीज होगी, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर है तो जो विद्यार्थी सही में पढ़ने वाले वो समय पे जुड़ जाते हैं उनके लिए ये रहेगा, प्लस 18% जीएसटी लगता ही है। जिनको लगे अब ये जो बनी है ना, वो जो मैंने बुक लिस्ट में आपको जो बुक बताई थी ना,
वही उसी के आधार पे बनी हुई। अब वो आप लोगों को जैसे मार्केट में मिलती नहीं है, वो आरबीएससी में चलती थी उस समय, एग्रीकल्चर की बहुत टॉप क्लास, उसके अंदर से बनी हुई पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है। तो हर कोई किसी को मिल नहीं रही है या मिल रही है जो भी है, तो यानी कि इसके माध्यम से आपका बेहतरीन अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहेगी सूचना। जिसको लगे अभी भी इसमें भी कुछ दोष है, वो है, अवगुण है, गुण है, जो भी है, जिसको ज्वाइन करनी है कर लेना, नहीं ज्वाइन करोगे बाद में सोल्ड आउट होने के बाद में फिर ज्वाइन करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सूचना देनी जरूरी थी, दे दी। आज कल परसों में जब भी ज्वाइन कर लो तो अपनी सीट जो है सुनिश्चित कर लेना। साल भर की तो वैलिडिटी दे रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि टिल एग्जाम, आप कह सकते हो इसे एग्जाम तक तो ये रहेगी ही, चाहे एग्जाम जो है कभी भी हो जाए, एग्जाम तक ये रहनी ही रहनी है। ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी समाप्त होते ही हम हटा दें, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, मिल गई सूचना। अब जो भी आप लोगों का डाउट है बाद में, क्लास के बाद में कमेंट में आप कर सकते हो, अभी क्लास में ही ध्यान देना है। चलें क्लास पे, ठीक है, क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में ज्वाइन कर लेना, अभी क्लास छोड़ के मत जाना, ज्वाइन करने आराम से कर लो। अभी 3-4 दिन में तो लगभग यही प्राइस रहेगी, इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लो। और हाँ, कि सर हमने पढ़ा नहीं, तो देखो बुक भी आएगी, क्लासेस भी आएगी, लेकिन निश्चित रूप से अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, तो ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन क्लास पे, शुरू करते हैं साथियों अपन गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ना। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ने जा रहे हैं, एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझ लेना बेटा। अब जब इसको समझ लिया तो समझो कि आपने इतिहास का विधिवत शुरुआत कर लिया है, और इस क्लास को इसी क्लास के अंदर याद करके जाना है। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार, जैसे अपन ये वंश है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा हुआ है, इसमें आपको 2 शब्द दिखते हैं, एक गुर्जर दिखता है, एक प्रतिहार दिखता है। ये गुर्जर प्रतिहार शब्द आया कैसे है, क्या अस्तित्व में, इसमें आपका क्या मतलब है, सारा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब देखो एक तो आया है आपके गुर्जर शब्द। अब ये जो है, पहले देखो राजस्थान नाम का कोई राज्य था ही नहीं, अपन ने पढ़ा ब्रह्मवर्त कहते थे, मरु कांतर कह देते थे, गुर्जरात्रा क्षेत्र था, गुर्जरात्रा भी आपको बताया है ना, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो था वो गुर्जरात्रा क्षेत्र कहलाता था। यानी कि राजस्थान शब्द तो पहले अस्तित्व में था ही नहीं। ये कब का टाइम पीरियड है, ये 6ठी से 12वीं सदी का है, और इतने राजस्थान के शब्द के पढ़ते भी हैं तो अपन ने बाद के पढ़े हैं इसमें, है ना। तो यानी कि ये गुर्जर शब्द कहां से आया है, ये आया है गुर्जरात्रा से। गुर्जरात्रा जो अपने यहां राजस्थान का प्रदेश था, उसके आसपास रहने वाले लोगों को जो है इतिहासकार कहते हैं, मेरे मर्जी से नहीं है, इतिहासकार कहते हैं कि गुर्जरात्रा के कारण गुर्जर कहलाना इन्हें शुरू कर दिया। रही बात प्रतिहार की, तो कई इतिहासकार बताते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका? लक्ष्मण जी थे ना, अरे राम जी के भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी देखो, जब राम जी वनवास में गए तो लक्ष्मण जी जिद करके गए साथ में कि मैं भी आऊंगा, भैया मैं तो चाहे आपकी रखवाली करूंगा, है ना, लेकिन मैं तो चलूंगा साथ में। तो लक्ष्मण जी वास्तव में गए थे और वो पहरेदारी करते थे, एक तरीके से रखवाली करते थे अपने भाई और भाभी की। तो वहां पे लक्ष्मण के वंशज मानते, इसीलिए इनको क्या कहा गया, मतलब प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालते, तब इतिहासकार बताते कि इन्हें द्वारपाल या इन्हें पहरेदार के रूप में भी देखा गया, इसलिए इनको कह दिया गया प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है पहरेदार या द्वारपाल कह सकते हो। ठीक है, यहां से ये शब्द जो है चलन में आया है गुर्जर प्रतिहार। अब कई इतिहासकारों ने इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई सारे मत दिए हैं, जैसे अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत पढ़े, वो उससे संबंधित, और मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए स्पेशल कई सारे मत आए हैं कि इन्हें क्या क्या कहा गया। भाई कई सारे, जितने लोग उतने तरीके की बातें देखी, उतने तरीके का विश्लेषण किया, उतने तरीके के मत बताए। यहाँ पे यदि आप एक नक्शा आपको दिख रहा है, यदि क्या दिख ही रहा है, वैसे ये जो नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे का मतलब यह है कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, तभी 2 वंश और अस्तित्व में बढ़िया तरीके के थे, जो थे पाल और राष्ट्रकूट। ये देखोगे तो ये है राष्ट्रकूट, है ना, दक्षिण में, और ये बंगाल की साइड में जो है पाल वंश है। ठीक है, बंगाल की साइड में। कभी रीट वालों के अंदर ये है, स्पेशल टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जिनको मैं याद करवा दूंगा जब रीट की क्लासेस आएगी। ये भी रीट में काम की क्लासेस है, लेकिन जो टॉपिक बचेंगे वो अलग से दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है, ये 3 बड़ी महान शक्तियां थी इस समय भारत के अंदर। तो 3 महान शक्तियां थी, तो यहां पे ये देखो, ये और ये,
अब देखा जाए इन तीनों का आपस में संघर्ष था, तो एक त्रिभुज बन गया एक तरीके से, है ना, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया है। तो इसे जो कहा गया, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष लगभग लगभग बताया जाता है कि लगभग जो है 200 वर्ष तक चला है। यह संघर्ष इनमें 200 वर्ष तक चला है। और चला किस लिए पता है, एक क्षेत्र है यहां पे कन्नौज, ये देखो, ये इस कन्नौज के लिए यह संघर्ष चला है, कन्नौज पे अधिकार के लिए। अब कन्नौज पे अधिकार क्यों करना चाहते थे, तो मतलब ये दोआब क्षेत्र है, यहां से नदी निकलती है, तो मतलब उपजाऊ क्षेत्र है, ये सेंटर है, सब कुछ, तो सभी का टारगेट था कन्नौज। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष चला। यदि अपन भारतीय इतिहास में थोड़े से पहले जाते हैं तो एक समय जो है पाटलिपुत्र का बहुत महत्व था, जो वर्तमान में पटना वाला क्षेत्र है, वो मगध जनपद वगैरह थे, उस समय की बात है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का जो महत्व था वही इसी काल में कन्नौज का महत्व था। तो कन्नौज के लिए लड़े झगड़े, बहुत संघर्ष किए हैं, ठीक है। चक्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध वगैरह खूब सारे अंदर नाम अपन को पढ़ने में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है। गुर्जर प्रतिहार अंततः इसमें विजयी रहे थे। अब आते हैं अपन की इनका टाइम पीरियड क्या रहा। एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाता है कि इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो देखो, वैसे देखा जाए भारत के अंदर इनका टाइम पीरियड जो है, आप कह सकते हो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा है। कब तक रहा है, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा है। राजस्थान में यदि देखा जाए स्पेशली, तो ये लगभग एक्टिव रहे हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब इसीलिए आपको कई किताबों में 6ठी से 12वीं शताब्दी पढ़ने को मिलता है, कई जगह 8वीं से 12वीं शताब्दी पढ़ने को मिलता है। कारण क्या है कि राजस्थान में एक्टिव रहने वाला, बिल्कुल ज्यादा एक्टिव रहने वाला जो टाइम पीरियड था वो 8वीं से 12वीं शताब्दी, और भारत के अंदर देखा जाए पूरे के अंदर तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक ये एक्टिव रहे हैं। इसी का जो है शासनकाल पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये बिल्कुल अपन विधिवत और बेस से चल रहे हैं। आप लोगों के एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक चीज आप कंफर्म करके आगे बढ़ोगे कि हाँ सर ये चीज पढ़ी, ये चीज पढ़ी, ये चीज पढ़ी। नोट्स कैसे बनते हैं उसी तरीके से क्लासेस चल रही है। जिसको नोट्स बनाने नहीं आते हैं वो भी क्लास देख लेगा ना, उसे नोट्स बनाने भी आ जाएंगे। साथ साथ अभ्यास करते चलना, ये भी टॉपिक जुड़ चुका है आपके उसमें टेस्ट सीरीज में। पूरा पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद अभ्यास करो। जो चीजें रह जाएगी तो वो व्याख्या में मिल जाएगी आप लोगों को। बहुत बढ़िया तरीके से समझ लो कि इस तरीके से फॉलो कर रहे हो आप, राजस्थान के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स के अंदर चल रहे हो, जो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलो, अब क्या है कि ये गुर्जर प्रतिहार को अपन ने शुरू किया। अब देखो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र क्या क्या रहे। तो एक तो क्या रहा है, केंद्र कन्नौज रहा ही है, कन्नौज तो रहा है। तो एक तो आपके कन्नौज तो लिखना ही है कि कन्नौज तो केंद्र रहा ही है। यदि राजस्थान की अपन बात करते हैं कि राजस्थान में क्या केंद्र रहा है, तो राजस्थान में साथियों मंडोर केंद्र रहा है और भीनमाल रहा है। क्या, यहां पे नीचे लिख देता हूं, और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के फिर ही लिख देता हूं, तो ये व्यवस्थित रहेगा, है ना। ले लिया। और वैसे आप लोगों को पीडीएफ दे दी जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, क्लास के 24 घंटे के अंदर अंदर दे दी जाती है। तो आप लोगों के जिन्होंने जैसे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते उनकी भी समस्या नहीं है। बात कर रहे हैं शक्ति के केंद्र की, तो एक तो आप लोगों को क्या है, कन्नौज तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा राजस्थान में बात करेंगे तो मंडोर, ठीक है, और मंडोर ध्यान रखोगे। इसके अलावा भीनमाल, ये तो मुख्य है। इसके अलावा मेड़ता भी इनकी शक्ति का केंद्र रहा है। मेड़ता को राजधानी भी बनाया गया था एक बार, ठीक है। और भारत में ही देखते हैं तो अवंती यानी कि उज्जैन, ठीक है, अवंती यानी कि उज्जैन, ये भी इनकी शक्ति का केंद्र रहा है। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र आपको पूछते हैं तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में जो मुख्य रहे हैं ना शक्ति के केंद्र, वो आपके मंडोर के प्रतिहार और भीनमाल यानी कि जालोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार जो है सबसे पुरानी शाखा है, यहीं से बाकी के सारे प्रतिहारों की शाखाएं निकली है। इन्हीं में से नागवट जाके भीनमाल की शाखा का स्थापित करेगा, अवंती के अंदर राजधानी बनाएगा, वहां जाके करेगा। यानी सबसे मूल बेस जो है, सबसे प्राचीन शाखा जो है वो मंडोर के प्रतिहार है, ठीक है। ये वही मंडोर है जिसे मांडव्यपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय क्या, इसे क्या कहते थे, मांडव्यपुर कहा जाता था, ठीक है। और ये मांडव्य ऋषि की तपोस्थली होने के कारण मांडव्यपुर कहलाता था। कई जने कहते हैं कि मंडोदरी का संबंध था यहां से, इसलिए मंडोर कहा गया, कि रावण की पत्नी मंडोदरी का संबंध रहा, इसलिए कहा
बाकी मांडवी ऋषि के कारण मंडोर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये वही मंडोर है जो जोधपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। भाई मंडोर तो देखिए ना, आप भैरू दर्शन करियो ना मंडोर में, वो ही मंडोर है। नहीं करियोड़ा तो मैं मंदिर की क्लास कराऊं जब करा दूं, और मंदिर की जो देखियोड़ी क्लास है अपारे ही चैनल माते बिम करायोड़ो है। ठीक है, लोड लेना ही नहीं है बिल्कुल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, इस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद हो जाए ना, उसके बाद में आपकी इच्छा हो तो दायरा बढ़ा सकते हो, अपनी तरफ से मना नहीं है। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद नहीं है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है। मैं टू द पॉइंट ही पढ़ाता हूं एग्जाम अप्रोच के अनुसार। ठीक बात है। चलिए अब बात करें प्रतिहारों का आदि पुरुष, यानी कि सबसे पुरानी शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। तो मंडोर शाखा की ही उत्पत्ति मान सकते हो। प्रतिहारों का आदि पुरुष, आदि क्या है तो यानी पुराणों, आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी आदि पुरुष सबसे पहला व्यक्ति, ठीक है, इनको जन्म देने वाला तो वो था राजा हरिश्चंद्र। आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। आप देखो ये हरिश्चंद्र वो नहीं वो नहीं है अपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते थे, वो नहीं है, ये प्रतिहारों का आदि पुरुष राजा हरिश्चंद्र आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ध्यान में रखना। अब देखो प्रतिहारों की राजस्थान में शाखा है, मैंने यहां अलग से टाइटल डाल रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में शाखा एक तो मंडोर, एच.सी. रे के अनुसार यह सबसे प्राचीन शाखा थी। ठीक है, इसके अलावा बीनमाल, बीनमाल, अब बीनमाल कह दो चाहे जालोर वाली शाखा कह दो, यही है मुख्य जो केंद्र थे राजस्थान में, वो आपको जो पढ़ने हैं वो मंडोर और बीनमाल है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक ये पूरी की पूरी भागवत आपको समझ में आ गई। अब चाहे रक्से में और कुछ भी चीजें दिख रही है, नेपाल दिख रहा है कि कुछ भी दिख रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष और गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित बातें। आगे लो स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन इनके उत्पत्ति से संबंधित मतों की तरफ। ले लिया? ठीक है, आइए अब देखो उत्पत्ति से संबंधित मत सारे के सारे जो है बिल्कुल सारगर्भित तरीके से यहां पे आप लोगों को मैंने दे दिया है। अब देखो थोड़ा सा अपन इस पे चर्चा करते हैं कि इन्हें कैसे याद करना है। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित इससे पहले वाली क्लास थी वो देखिए, ज्यादातर तो वहीं से आपके लिंक हो जाएंगे, वो मैंने याद करवाई आपको। आज का जो जीजीडी फैक्ट था वो भी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित था, तो जिसने मान लीजिए क्लास नहीं देखी, वैसे देख लेनी चाहिए, याद हो जाती है। नहीं देखी तो आज का जीजीडी फैक्ट भी देखा है तो उसमें भी उसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के, तो देखो वी स्मिथ स्टेनफोनो ये क्या कहते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ये कहते हैं कि इनको भीनमाल के ये क्या थे, प्रतिहार थे। अब जबकि अपन ने पढ़ा क्या है कि सबसे पहले जो प्राचीन शाखा थी वो मंडोर की शाखा थी, सबसे प्राचीन, और ये कई इतिहासकारों ने कहा है, ये बात सही है, लेकिन ये ठहरे विदेशी। देखो वी स्मिथ स्टेनफोनो ये तो बाहर से आए ना, बाहर से आए हुए आदमी को क्या पता कि सबसे पुराना कौन था कि कैसे था, है ना। तब आप इसको मान सकते हो कि हाँ इन्होंने भीनमाल कहा है, इन्होंने आकर पहले सबसे पहले भीनमाल में देखा होगा तो कह दिया कि ये भीनमाल के। ठीक है, नोट लेने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा मैं ना फोकस सेट कर देता हूं, आप लोगों को और भी क्लियर दिखेगा। वैसे मेरी बात मानो तो चैट बॉक्स में कुछ धरा नहीं है, मोबाइल को आडी स्क्रीन पे करके फुल स्क्रीन पे क्लास का आनंद लिया करो। बहुत मेहनत लगती है हमारी, थोड़ा सा उसका मतलब आप उसे तवज्जो देंगे, कदर करेंगे ना, तो आने वाले समय में और भी बेहतरीन क्लासें आप लोगों को दी जाएगी। वैसे हमने तो जैसे उपली में सेट दे दिया है तो देंगे ही हम तो, लेकिन थोड़ा सा आप सीरियसली पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन होगा तो राजी कौन होंगे, आप होंगे, आपके घर वाले होंगे, है ना। हमें तो क्या है, भूल जाओगे आप जब नौकरी लगेगी, लेकिन जब नौकरी लगेगी ना तुरंत तब तो याद करोगे, बाद में तो गुरुजी अब ठीक है आप क्या हो हमारे, चलो तो सीरियसली होके पढ़ लो, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं ना। फिर देखो भगवान लाल इंद्र जी, अब इंद्र तो वैसे भगवान ही थे, आपको पता है। भगवान लाल इंद्र जी कहते हैं कि कुषाणों के समय आए हुए ये बाहर ही थे। ठीक है, इंद्र भगवान आए हैं और इंद्र भगवान आके कहते हैं कि कुषाणों के समय इंद्र भगवान आए तो देखा कि कुषाण तो यहाँ है, तो ये कुषाणों के समय आए हुए बाहरी लोग थे। कौन कहते हैं? भगवान लाल इंद्र जी इस मत का समर्थन करते हैं। फिर देखो बॉम्बे गजेटियर, बॉम्बे गजेटियर में ये उल्लेख मिलता है कि ये विदेशी थे जो गुर्जराता प्रदेश में आकर बसे, यानी कि विदेशी होने की
प्रमाण भी कई लोगों ने दिए लेकिन अलग अलग तरीके से दिए। कहा विदेशी है लेकिन अलग अलग तरीके से कहा। अब बाहरी का मतलब भी तो विदेशी हुआ, है ना। ये भी विदेशी कहते हैं। साथ में क्या कहते हैं कि गुजरात प्रदेश में आकर ये बसे हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये क्या कहते हैं कि देशी क्षत्रिय थे। क्या कहते हैं? जीएच ओझा कहते हैं ये क्षत्रिय थे। अब देशी नहीं भी पूछे तो ध्यान रखना क्षत्रिय कहा है कि ये देशी क्षत्रिय थे, यानी इसी देश के क्षत्रिय थे। कौन कहते हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर देखो बीएन पुरी क्या कहते हैं? बीएन पुरी भी इनको विदेशी बीएन पुरी क्या कहते हैं? एकमात्र मत है जिन्होंने मत दिया नहीं है बल्कि खंडन किया। बीएन पुरी क्या कहते हैं? विदेशी मानने के विरोधी। तो यहाँ पे जीएच ओझा भी क्या कह रहे हैं कि ये देशी क्षत्रिय थे, यानी विदेशी नहीं थे। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से खंडन ही किया है कि ये कोई भी हो लेकिन ये विदेशी तो नहीं थे। क्या कहते हैं? बीएन पुरी क्या कहते हैं? पुरी जी ये कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये विदेशी नहीं थे, विदेशी मानने के विरोधी। ठीक है। हैंसान चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था, वहां से आया है तो भारत आया है। ये आके कहता है ये तो भारत आया हूं मैं, तब तो ये है पहले से, तो यानी कि ये भारतीय तो है और ये राजपूत दिखते हैं, यानी कि ये क्षत्रिय है। तो हैंसान क्या कहता है कि ये भारतीय और क्षत्रिय है। कैनेडी महोदय कहते हैं कि ये ईरानी थे। किस कारण? के सूर्य उपासना, सूर्य की पूजा करने के कारण ये ईरानी है। कि सूर्य की पूजा जो है ईरानी ज्यादा करते हैं, तो वहां से इन्होंने देखा कि वहां से लिंक हो रहा है, तो हो सकता है कि ये ईरानी रहे हैं। अलग अलग मत है। ठीक है। कनिंगम, फिर कनिंगम का तो वही है यूची वैसे कुषाणों के लिए ही काम में आता है। और शक शीतियन, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यहाँ पे ये शक और यूची दोनों का कहते हैं कि ये उनके जो है वंशज रहे हैं। भंडारकर अपन ने पहले पढ़ा था राजपूतों के अंदर कि भंडार भरे रहे। ठीक है। ब्राह्मण तो इन्होंने माना था, लेकिन क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भंडारकर कहते हैं कि विदेशी। ठीक है, इन्हें भंडारकर भी विदेशी ही मानते हैं। और फिर देखो, फिर अंग्रेज आए, स्मिथ, ब्यूलर और हर्नरे, हुणों की संतान माना है। क्या माना है? हुणों की संतान। वैसे ज्यादातर भारतीय इतिहास में भी देखा जाए, ज्यादा मान्य जो मत है वो हुणों की संतान होने से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है। अब देखो, संपूर्ण भारतीय साहित्य हुणों को जो है विदेशी मानता है, और हुणों को क्या माना है? विदेशी। यानी कि ज्यादातर मत इनमें कैसे रहे हैं? ज्यादातर मत क्या रहे हैं? विदेशी। हुणों की संतान कहो तो विदेशी, शक यूची कहो तो विदेशी, ईरानी कहो तो विदेशी। ठीक है। एक इन्होंने ये तीन जो है यहाँ पे, ये जो है भारतीय कहते हैं। बाकी देखो यहाँ पे विदेशी, कुषाण कहो तो विदेशी, ये भिनमाल का ही माना है, तो ये देशी हो गए। विदेशी का जो है वो ज्यादा देखने में आता है। विदेशी का मतलब यूं नहीं है कि फॉरेनर, मतलब यूं नहीं है कि इंग्लैंड के ही है, वो वाली बात नहीं है। विदेशी मतलब देश से बाहर से आए हैं। ठीक है। अब रही बात कि सर ये चीजें याद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम रेयर चांस में ये चीजें पूछी जाती है। आपको जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो ज्यादातर गुर्जर प्रतिहार राजाओं की उपाधियां, उनमें भी आपके नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज, इनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। जहां पे मैं विशेष जोर दूंगा कि यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इस चीज को यदि 2 बार आप ध्यान से देख लोगे, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है, तो भी ये चीजें याद हो जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना कि जहां पे विदेशी कोई मत दे रहा है ना, तो वो विदेशी को ही समर्थन करेगा ज्यादातर। ठीक है। और बाकी जो है आपने, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आ गए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो ये तो ओझा जी तो अपने देश के ही है, तो देशी बताया है। बीएन पुरी जी है, पुरी जी भी जो अपने देश के, तो विदेशी मानने से इंकार किया। हैंसांग आया है तो कि ये भारत में पहले से रह रहे हैं, तो भारतीय क्षत्रिय है, इस तरीके से कहा है। और इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश तो देखो करनी पड़ेगी। बाकी आप सोचो कि इनकी कोई बिल्कुल ही एकदम ही ऐसी कोई ट्रिक आ जाए तो आप उलझ के रह जाओगे। यह आवश्यकता नहीं है। या जिस तरीके से समझना है या जिस ट्रिक से समझना है वो यही तरीका है, इस तरीके से ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे लोड नहीं लेना, याद नहीं भी होना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे जो शासक और उनके अंदर की चीज बताऊंगा वो पहले याद कर लेना, इस पे नजर मारते रहना, 5-7 दिन में ये भी याद होने लग जाएगी। ठीक है। एक बार लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ले लिया। अब चलते हैं आगे, हरिश्चंद्र की वंशावली को आगे लेकर चलते हैं। हरिश्चंद्र की भी 2 पत्नियां थी। चलिए बताते हैं आप लोगों को, अभी आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी, ये जो स्लाइड है ना, इनमें से प्रश्न बहुत बनते हैं।
इसके अंदर से प्रश्न बनेंगे, तो इस पे थोड़ा सा जो है अपन गौर फरमाएंगे, याद कर लेते हैं। चलिए, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी अरबी यात्रियों का देखो, दो अरबी यात्रियों का उल्लेख बार बार मिलता है, एक तो सुलेमान और एक अल मसूदी। एक तो मिलेगा किसका, सुलेमान का, और एक मिलेगा अल मसूदी का। अब मैंने यहाँ पे इनकी एक ट्रिक बनाई थी जो मैंने वन लाइनर में भी दी थी और मैं हर बार बताता हूं, ठीक है, वो है मिशु मल। वैसे याद रख लेना, ऐसे मिशु मल याद रख लेना, लेकिन इसको म अल याद रखोगे ना तो ज्यादा आपके बढ़िया सेट होगा। अब ये क्या है, देखो दो अरबी यात्री आते हैं और अरबी यात्रियों के मत जो है पूछे जाते हैं, बार बार पूछा क्या जाता है, कौन सा अरबी यात्री किस प्रतिहार शासक के समय आया। वहां पे याद करने का आपका ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन दो के अंदर ही होता है, एक तो सुलेमान, एक अल मसूदी। तो यहां पे ये ध्यान रखना, मिशुमल के अंदर की मी का मतलब है मिहिर बोझ, मिहिर बोझ, और इस सू का मतलब है सुलेमान। क्या मतलब है, सुलेमान। तो मिशु याद रह जाएगा ना तो भी मल वाला तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको भी बताऊं मैं कि यहां से ध्यान रखना है महिपाल। क्या याद रखोगे, महिपाल। इसके समय आया, ये अल याद रखना है, अल मसूदी, अल मसूदी। इस तरीके से याद रख लोगे, ये यहां से निश्चित रूप से कई बार प्रश्न बना है और आगे भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मिशु मल तरीके से भी याद रख लोगे ना तो आपके याद हो गया समझो। फिर कहीं किसी तरह की, अब चाहे वत्सराज पूछे चाहे नागभट्ट पूछे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सुलेमान आएगा या अल मसूदी आए। हमें पूछ लिया तो हमें याद है कि इसी को करना है, ठीक है। चलो आओ आगे, अब बढ़ते हैं अपन और आगे, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना है, अरबी यात्रियों का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है, सुलेमान ने और अल मसूदी ने अलग अलग किया है। सुलेमान ने जो प्रयोग किया है वो जुर्ज कहता है इन्हें। गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो है जुर्ज। इन्हें क्या कह के बुलाता है, जुर्ज पूछा जाता है, ठीक है। और अल मसूदी जो है वो कहता है अल गुजर। क्या कहता है, अल गुजर। अब ये याद करना कितना आसान है, देखो अल मसूदी है तो खुद का ही आगे देख लो नाम याद रखना है, अल गुजर कहा है। और राजाओं के, ये तो कहा किसके लिए है, आपके गुर्जर प्रतिहारों के लिए कहा है। और राजाओं के लिए जो शब्द प्रयोग किया है ना, ये राजा को कहता है बोरा। राजा के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है बोरा। बोरा कहकर संबोधित किया इसने राजाओं को, कि राजा यानी कि बोरा। और यहां पे सुलेमान ने क्या शब्द प्रयोग किया है, जुर्ज, ठीक है, जुर्ज। अब जब वो आता है अपने क्या कहते हैं, हैंसांग, उसके लिए एक चीज पूछी जाती है। उसने मतलब इनके राज्य को, गुर्जर प्रतिहारों के राज्य को तो कहा कुचेलो, कुचेलो। और इनकी जो राजधानी थी भीनमाल, भीनमाल जो राजधानी थी, स्पेशली भीनमाल के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, पिलोमोलो। क्या शब्द प्रयोग किया है, पिलोमोलो। अब यहां पे हैंसांग का मैंने शायद दिया नहीं है, मैं स्पेशली यहां पे बता देता हूं। हैंसांग, और ध्यान रखना किसके लिए कहा है, भीनमाल के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया है, पिलोमोलो। पिलो मोलो शब्द प्रयोग में लिया है, पिलोमोलो, ठीक है ना, पूछ ले, ध्यान रखना। अब देखो नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करडापू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, यानी कि प्रतिहारों को गुर्जर रूप में स्पष्ट किया गया है। किसके अंदर, नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करडाऊ, ये पूछे जाते हैं। अब याद कैसे रखना उसको समझ लो, कि ये पूछा तो जाता है सर, आपने बता भी दिया। इसको याद रखना ऐसे, रानी देख, देख को ऐसे लिखना, देख ख अपन को पता है ख खरगोश वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लिखना, रानी देख गुर्जर आया, गुर्जर आया। रानी देख यानी कि देखो, रा से तो आपके आ जाएगा राधनपुर, नी से आ जाएगा नीलकुंड, दे से आ जाएगा देवली, और क से आ जाएगा करडाहू। ये चार शिलालेख ही ध्यान रखना है, जिसके अंदर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इनको गुर्जर कहा गया। एक चीज और बताऊं आप लोगों को, एक चीज और में और ध्यान रखना, ऐहोल अभिलेख। क्या, ऐहोल शिलालेख या ऐहोल अभिलेख, इसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, चालुक्य शासक, उसके समय ऐहोल अभिलेख जो है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है। ये देखो मूढ़ोत नैणसी जो मारवाड़ से संबंधित था, जसवंत सिंह का दरबारी कवि, इसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से सबसे प्राचीन कौन सी? मंडोर वाली। सबसे प्राचीन एच.सी. रे के अनुसार मंडोर वाली शाखा है जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये मूढ़ोत नैणसी ने प्रयोग किया है। तो देखो एक ही स्लाइड में वैसे बहुत सारी जानकारी आई है। अब यदि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं हो तो आप लोगों के पास में लिखने को क्या रहेगा? हम तो बता के चले जाए, हाँ पढ़ा दिया, लिख लेना रहे। लेकिन ये चीजें जो है आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स, कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो हकीकत में देखो बुक का काम बुक ही करती है, टेस्ट सीरीज का काम टेस्ट सीरीज करेगी, क्लास का काम क्लास करेगी, लेकिन कई ऐसे भाई बहन है जो चाहकर भी पुस्तकें नहीं खरीद पाते। तो उनके लिए तो ये जो है ना, मैं हकीकत कह रहा हूं, उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज है। तो चाहे कोई इसकी वैल्यू करे या नहीं करे, चाहे कोई कदर करे या नहीं करे, हम तो देखो एक कार्य जो है कि हाँ ये करना है करना है। कई बहनें भाई तो मान लो कि फिर भी जो है लड़के तो पढ़ने चले जाते हैं, कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं, बढ़िया वहां पे कोई आनंद उठाते हैं, और कहीं पढ़ने होते हैं पढ़ लेते हैं, बटर किस्ती कर लेते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन बहनें जो पढ़ती है ना, वो बहुत उनके लिए मुश्किलें होती है कि इन्हें किस तरीके से मैनेज करें। बाहर रहना है तो उनके साथ में कोई रहे, फिर वो भी है उनके लिए। तो मैं जहां तक देखता हूँ कई सारी दुआएं आती है, कई सारी चीजें आती है, वो भी मुझे एक भाई की तरह ही देखते हैं। तो बढ़िया है, इसलिए मैं कभी भी इन क्लासेस को ब्रेक तो कर ही नहीं सकता या पेड भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भावनाएं उनकी जुड़ी है, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसके लिए तो फिर मेरे सामने कई सारी चुनौतियां आती है, दिन भर में कई आती है कि कई बार ऐसा लगता है कि पेड कर दें यार, लेकिन जो है अपने अंदर की आत्मा गवाही नहीं देती। नहीं आएगी चुनौतियां, सामना करेंगे, लेकिन क्लासेस तो ऐसे ही चलाएंगे। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट। ये कभी कभी दिल के उद्गार जो है आ जाते हैं क्लास में, जज्बात बता देते हैं हम। आप लोग भी तो परिवार हो, समझते हो, इसलिए बताते हैं। नहीं समझते तो क्यों बताते? मैं जहां तक देखता हूं कि अपने पास में जो परिवार है, ये 4.5 लाख विद्यार्थियों का, वो उनका विश्वास इतना अटूट है। कई सारे चैनल पर नेगेटिव कमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अपने यहाँ पे नेगेटिव कमेंट का यदि रेशियो देखो 1% से भी कम है। कारण क्या है? क्योंकि मेरी और आपकी दोनों की भावनाएं बिल्कुल साफ है, जो एक दूसरे को समझ सकते हैं। अब फिर भी देखो कई बार कोई आ जाता है, अपवादी तत्व भी होते हैं, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है यदि वो रेगुलर क्लास लगाता है। भाई कोई विजिटर के तौर पे ही आए, देखे ना वहां क्या करे, गौरव सिंह जी मार साहब क्या करे, तो विजिटर तो देखो विजिटर की भावनाएं लेके आता है, वो तो कुछ समय के लिए। ठीक है ना, चलो ये ले लिया स्क्रीनशॉट, आओ आगे। अब हरिश्चंद्र के वंश को आगे बढ़ाते हैं। राजा हरिश्चंद्र। अब ये क्या है? प्रतिहारों का आदि पुरुष है, अभी अपन ने पढ़ लिया। इसकी 2 पत्नियां थी, एक तो थी भद्रा और एक थी द्विजात्मा। ये भद्रा जो थी ना, ये क्षत्रिय थी। ये कौन थी? ये क्षत्रिय थी। और ये द्विजात्मा जो है ये ब्राह्मण थी। इनके बारे में इतिहासकार एक राय है, कहीं 2 मत नहीं मिलते, इनमें यही मिलता है। एक ब्राह्मण पत्नी थी, एक क्षत्रिय थी। इनको याद कैसे रखोगे कि कौन सी ब्राह्मण थी? तो देखो ये जो शब्द है हिंदी का द्विज, ये या तो पक्षी के लिए प्रयोग होता है या ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये द्विज शब्द है, इनके लिए ही प्रयोग होता है। तो ब्राह्मण द्विज आत्मा में याद हो जाएगी। तो भद्रा पीछे बची, वो क्षत्रिय है। अच्छा, भद्रा जो है उससे 4 संतानें हुई। हरिश्चंद्र को 4 पुत्र हुए। ठीक है, जिनमें एक भोगभट, फिर कक, रज्जिल और दह। ठीक है, भोगभट, कक, रज्जिल और दह, कोई बात नहीं, याद नहीं होता तो भाग। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि भाग राजा, भाग कर राजा, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? भाग कर राजा हद करे। तो हाथ ट्रिक बनती है, भाग कर राजा हद करे। यार क्रम से याद रखो ना, भोग बट, ठीक है, कक, राजा से रज्जिल और हद को उल्टा कर देना, दह हो जाएगा। हो गए याद आपको? तो आती। फिर आगे अपन को जो पढ़ना है वो रज्जिल ही पढ़ना है। ठीक है ना, आगे भोग बट वगैरह ये नहीं पढ़ने। और वैसे भी ये याद नहीं भी रहे तो भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पूछेंगे तो रज्जिल से पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि मंडोर की जो वंशावली प्रारंभ होगी ना, वो इस रज्जिल से होगी। इसीलिए तो राजा यहाँ पे पहले ही ले लिया पढ़ने के, राजा तो यही बनेगा। भाई ट्रिक के अंदर भी कोई ध्यान से समझे तो भी बताया कि राजा यहाँ पे शब्द आया, राजा यही बनेगा आगे जाके। तो राजा फिर बनता है यही। तो अपने को पढ़ना क्या है? रज्जिल,
ठीक है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर थी। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ कहां से माना गया? रज्जिल से माना गया। रज्जिल किसका पुत्र था? हरिश्चंद्र का पुत्र था। रज्जिल के मां की नाम क्या था? भद्रा था। अरे भैया आपको तो सारी चीजें याद हो गई। देखो आप खुद सोच के कि हाँ सर हम तो रट्टा मारने बैठे थे लेकिन ये तो चीजें याद हो गई। ठीक है। मंडोर को राजधानी बनाया। आप जब मंडोर की वंशावली प्रारंभ हो रही है तो राजधानी बनाएगा, सोचने का क्या काम है। यहाँ पे इसके पास ही यानी कि आगे आएगा घटियाला शिलालेख आएगा, जहां पे अपन ने पहले पढ़ा भी था। घटियाली नाम का एक क्षेत्र है जो पहले जोधपुर के अंदर पड़ता था, फलोदी के अंदर चला गया है। यही वो क्षेत्र है जो यहाँ पे कहलाया रोहिस्कूप। ठीक है। तो इसने क्या किया? रज्जिल ने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनाया। महामंडलेश्वर मंदिर बनाया। इसलिए एक और ध्यान रखना, रज्जिल राज करे। रज्जिल राज करे यानी कि राज तो कर रहा है। यहां इस राज से मतलब है कि इसने राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय यज्ञ करवाया है रज्जिल ने। भाई रज्जिल राजा बनेगा, राजसूय यज्ञ करवाएगा, रोहितपुर नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवा देगा। इतनी चीजें याद कर ली तो इससे बाहर एग्जामिनर क्या पूछेगा? पूछते तो वैसे नागबट वागबट वहां से है, यहां तो प्रारंभिक प्रश्न पूछने हैं तो यहीं से पूछ लेगा बस। इतना लोड क्यों लेना? अपन 2 पेज में से इतना मसाला निकलता है, तो इतना जो पूछा जाता है वही मसाला याद करना है। अपने विद्वान थोड़ी बनना है, अपने सिलेक्शन लेना है ना। विद्वान तो फिर आप अपने लेवल से बन जाओगे, हम विद्वान थोड़ी बना सकते हैं आप लोगों को। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को विद्वान बना सकता है क्या? नहीं, कतई नहीं। विद्वान खुद ही बना जाता है। हाँ, सिलेक्शन दूसरा करवा सकता है पटा के, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। चलिए, रज्जिल के पोते नागभट्ट प्रथम यही जो है कहानियां शुरू करेगा। नागभट्ट प्रथम ही जो जाएगा, मेड़ता जाएगा, बेनमाल जाएगा, सब जगह जो है अपने शाखाएं फैला के आ जाएगा। तो ये रज्जिल का पोता था। वैसे मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट प्रथम ही था। भीनमाल शाखा को स्थापित करने वाला नागभट्ट प्रथम ही है। फिर आप पढ़ोगे कि नागभट्ट द्वितीय, फिर आगे आपने मिहिर भोज, वत्सराज, ये सारे पढ़ोगे आप, महिपाल, है ना। ये पहले आपको नागभट्ट प्रथम पढ़ना है, जो अपन वैसे कल पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम को भी विधिवत तरीके से। ठीक है। तो देखो फिर नागभट्ट के बाद शासक कौन बना है? भोज प्रतिहार बना है। कौन बनता है? वैसे भोज और तात दो भाई थे। भोज और तात भाई थे। तात जो है सन्यासी, सन्यास ले लेता, जो अपने भक्ति करता है जंगल में, और ये जो है भोज राजा बन जाए। अब राजा भोज बनाए ना अपन ने, तो वो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली वाला नहीं है, लेकिन राजा भोज तो पढ़ते हैं, तो राजा तो बनेगा भोज और तात जो है वो चले गए भैया। ठीक है। इनके बाद में अब ये जो है इनके, ऐसा नहीं कि सिलूक इनका बेटा ही है, लेकिन आगे जो आपको राजा जो पढ़ने ना, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उनमें आपको पढ़ने हैं ये, क्योंकि ये है टू द पॉइंट एग्जाम अप्रोच के अनुसार। सिलूक बनता है, तो आपको ये सी ध्यान में रखना है, ध्यान रख लेना। ठीक है। ये हो जाएगा आपके कनेक्शन। सिलुक जो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करता है। सिलुक में से पूछे जाने वाली जानकारी ये है। जोट प्रतिहार जो है वो वीणा वादन करता है, यानी कि ऐसे याद रखना, जो वीणा बजाए, जो वीणा बजाए के प्रतिहारों का कौन सा शासक वीणा वादक था? तो जोट प्रतिहार था। ठीक है। कुक के समय घटियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण हुए हैं, 2 थे ये। घटियाला शिलालेख जो है वो कुक के समय है, और उद्योतन सूरी नाम का एक जो व्यक्ति होता है वो लिखता है एक ग्रंथ कुवलय माला। अभी वत्सराज के समय लिखेगा, अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक एक चीज बढ़िया तरीके से वत्सराज के समय कुवलय माला लिखता है उद्योतन सूरी। उसमें कुवलय माला में ये जिक्र करता है कि यहाँ प्रतिहारों का एक शासक था कुक, जो बहुत ज्यादा दान दिया करता था, दानी प्रवृत्ति का था। उसे प्रतिहार वंश का कर्ण कहा गया, दान देने के कारण। क्या? दान देने के कारण कर्ण कहा गया। इससे पहले एक शासक और हुआ जिसका नाम था बाउक। क्या नाम था? बाउक। बाउक क्या है? 837 ईस्वी के लगभग इसने मंडोर के अंदर जो है एक मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर। ऐसा इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को बस, बाकी कोई नहीं। एक बाउक शासक हुआ। बाउक से भी कम प्रश्न बनते हैं, कुक से बनते हैं, और इनमें से जो बनते हैं वो मैंने बता दिया। जो वीणा बजाए ये याद रख लेना। ठीक है। जो वीणा बजाए और शिला सिद्धि, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। शिला सिद्धि यानी कि सिलुक जो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाता है। बस, और क्या बढ़िया। ये तो आपको याद हो गए सारे, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें जो है हाथों हाथ याद है। करना क्या, आप इसके बाद जैसे ही क्लास पूरी हो जाए बढ़िया तरीके से बनाओ नोट्स, या पीडीएफ मिल जाए तब बना देना। बढ़िया तरीके से बनाओ नोट्स, फिर देख लिया आपने क्लास को,
नोट्स बना दिए, आधी तो हाथों हाथ याद हो गई। अब ये कई विद्यार्थी सोचते सर हम तो बुक लेंगे तो नोट्स बनाए नहीं बनाए। अरे वैसे भी तो लिख के भी तो याद करते हो ना, कई जने बना दोगे तो खुद के लिखे हुए तो याद रहेंगे कि हाँ मैंने इस पेज पे ये लिखा था। वो आपकी देखो हर चीज जो है अपना निर्णय खुद लिया करो। मैं क्या बताऊं, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, कोई लिख के करता है कोई डायरेक्ट करता है, तो ये तो आप लोगों के निर्णय आप लोगों को ही लेने होते हैं। ठीक है, हर चीज मत पूछा करो, थोड़े बहुत आत्मनिर्भर बनो। मैं हमेशा कहता हूं जितने आत्मनिर्भर बनोगे ना उतने सिलेक्शन के करीब जाओगे। जितने दूसरों पर निर्भर हो जाओगे दूसरे फायदा उठाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई है, सीधी सी बात है, नियम यही है। तो आत्मनिर्भर जितना बनोगे आप लोगों का फायदा है। ये चीजें हाथों हाथ याद करनी है। क्यों क्लास अपनी इतनी कम, मैं चाहता तो गुज्जर प्रतिहार पूरी की पूरी एक ही क्लास में करवा देता, लेकिन टुकड़ों में बांटकर सीखने का नियम जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है, सिलेक्शन का आधार बनता है। इसलिए इतना पढ़ो, इतना पढ़ लिया ये याद है, तब जब तक अगली क्लास आ जाएगी कल वो हतोहत याद हो जाएगी। यही तो नियम है पढ़ने के, छोटे छोटे जो है गुर होते हैं उनके साथ में आगे बढ़ना है। अब कई जना इना मीना टीका करता रहे चैट बॉक्स में, उनका कोई इलाज नहीं है, चाहे कितना ही कह दो कोई इलाज नहीं है। मैं कह दूं जो ज्यादा सिर्फ फालतू की बातें करते हैं ना, हाँ इनसे रिलेटेड चीज ही लिख रहे हैं, जो क्लास चल रही है उससे रिलेटेड लिख रहे हैं या उससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तब तो वो सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। जो सिर्फ वो कहां से आया कहां जाएगा ये क्या है आपको क्या करते हो वो करते हो, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। चाहे आप हमारे व्यूवर्स भले ही बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ने के प्रति सीरियस है, जो पढ़ाई की कदर करते हैं, इन क्लासेस की कदर करते हैं, अपने आप को जो है पढ़ाई में नियमित रखते हैं, उनकी सिलेक्शन पक्का है। जो कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं, एक ही मान लीजिए कोई काम का ही सवाल है लेकिन धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट, अब मेरी बात सुनो, उसका ध्यान कहां रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट में रहेगा कि ये आधा घंटा क्लास चलेगी, जब तक सर सब जवाब नहीं देते मुझे कॉपी पेस्ट करना है। मेरा ध्यान कहां रहता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर रहता है कि मुझे भैया इस तरीके से ये चीज समझानी है इनको और इस तरीके से ही पढ़ाना है। भाई जिसका ध्यान जहां रहेगा वो उस चीज में ही पारंगत होगा, वो उस चीज को ही अच्छे से कर पाएगा। मैं नहीं देखता कमेंट, मैं लाइव क्लास ही नहीं लेता, ये तो प्रीमियर पे चलती है, आपको लाइव की अनुभूति होती है, क्यों नहीं लेता, कारण तो यही है ना, मैं ही ले लेता लाइव क्लास में, मेरे तो फायदा है, सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग नहीं समझो तो उसका तो कोई नहीं है। अब ये क्लास के अंत में समझाया ताकि दूसरे जो है डिस्टर्ब नहीं हो। ये क्लास जो है पूरी हो चुकी है और अब अभ्यास करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अपना तो सिस्टम सीधा सा है, जब जिस टेस्ट की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी सोल्ड आउट हो जाएगा, बार बार कहते हैं, फिर भी आप लोग यदि निर्णय बाद में लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो आप लोग स्वतंत्र हो, किताब जब आएगी आपको बता देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी जाती है। और आज आप लोगों को ये सूचना दे दी, फिर से बता दूं एक बार और कि पार्ट बी की टेस्ट सीरीज भी आज लॉन्च कर दी गई है। समय पे जुड़ जाओगे तो 5-10 रुपए का 15 रुपए का फायदा ही होगा। आखिर में बाद में भी आप लोगों को जुड़ना है, क्योंकि इस तरीके से टेस्ट सीरीज जिस तरीके से हम करवाते हैं जेजीडी की, हर टॉपिक के हर प्रश्नों और बेहतरीन तरीके से, उस तरीके से इस रेट में तो कोई नहीं करवाता उसी तरीके से। ठीक है, हो सकता है तरीका अलग करके रेट अलग करके करवा दे, कोई कहा नहीं जा सकता, करवाते तो अच्छी बात है, यदि विद्यार्थियों के लिए कोई प्रयास करता है तो अच्छी बात ही है। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।